अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, अमेरिका एक बहुत ही बड़ी डबल गेम खेल रहा है एक लंबे अरसे से, और उस पर मेरी काफ़ी एक रिसर्च करके मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें ला रहा हूँ। अजीज़ दोस्तों, जब कोल्ड वॉर चल रही थी ना, तो दुनिया में कहीं इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म नहीं था, कहीं कभी कोई जिहादी नज़र नहीं आता था, सुसाइड बॉम्बिंग ना होने के बराबर थी, बुरके दाढ़ियों नहीं थी, कहीं आपको यूके में, यूरोप में, अमेरिका में सड़कों पे नमाजें ये वो चीज़ें नहीं थी। इवन इंडिया में भी कुछ ऐसा एक्सट्रीमिज़म जो आजकल चल पड़ा है वो नहीं होता था। लेकिन कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, उसी दौरान अमेरिका ने जिहादिज़म को इंट्रोड्यूस कराया दुनिया में। जब अफ़गानिस्तान पे सोवियत इन्वेजन हुआ 1979 में, तो उनको काउंटर करने के लिए जिहादियों को प्रमोट किया गया। लेकिन सोवियत तो शायद 85 में या 88 में विड्रॉ कर गए थे और अफ़गानिस्तान से चले गए थे। लेकिन सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का कहना ये है कि हमने लाखों मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर लगाए और पूरी दुनिया में मदरसे मस्जिदें बनाई और वहाबीज़ एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इस्लाम इंट्रोड्यूस कराया। वहाबीज़ एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इस्लाम है ना, उसमें जिहाद प्राइमरी होता है। बरेलवियों में जिहाद बहुत कम होता है। जिहाद की तरफ ये लोग कम जाते हैं। ये ब्लास्फेमी और इस चीज़ के ऊपर कत्लो गारत तो ये भी करते हैं, लेकिन ये लिमिटेड होता है। एक जो ग्लोबल जिहाद है वो वहाबियों में होता है, और वो पाकिस्तान, इंडिया में जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, या इंडिया में जमीयत उलमा हिंद और इस टाइप की जमातें, तबलीगी जमात। जाकिर नायक का जो उस्ताद होता था वो साउथ अफ्रीका में, क्या नाम था भूल रहा हूँ। एक तो बुढ़ापा है ना, तो सारी चीज़ें जहन से निकल जाती हैं। तो ये सब अमेरिका की प्रमोशन थी, और अमेरिका ने ग्लोबल जिहाद, इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म को एक इंडस्ट्री बना दिया। क्योंकि कोल्ड वॉर ख़त्म हुई ना 88 में, इसके बाद अमेरिका के पास कोई दुश्मन नहीं था। रशिया, सोवियत यूनियन टूटा, सारी रिपब्लिक्स अलग हो गई, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह। रशिया जो था उसका प्रेसिडेंट बना बोरिस येल्सिन CIA का एजेंट था। रशिया के ख़तरा ख़त्म हो गया था। चाइना उस वक्त तक अभी पोटेंशियल वो नहीं बना था स्ट्रॉन्ग कंपटीटर या वो। तो अमेरिका को वार मशीनरी को ज़िंदा रखने के लिए एक दुश्मन की ज़रूरत थी, तो उन्होंने इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म को प्रोमोट किया। सोवियत यूनियन टूट गया था, अफ़गानिस्तान में कोई रशियन फोर्सेस नहीं थी, कोई अमेरिकन फोर्सेस नहीं थी, तो तालिबान बनवाया गया। तालिबान CIA ISI की को प्रोडक्शन है। जैसे फिल्म होती है कोई, जो उसमें दो प्रोड्यूसर मिल के पैसे लगा के बनाते हैं, ये CIA ISI की को प्रोडक्शन है। तो तालिबान बनाई गई, बाद में लेटर स्टेजेस में ISIS बनाई गई। इनको एक एक दुश्मन की ज़रूरत थी। वो दुश्मन इन्होंने इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म के नाम पे क्रिएट किया। आप ये देखें कि इसी UK, यूरोप में मुसलमान रहते थे। इवन हम इज़राइल पैलेस्टाइन तो जंग 48 से चल रही है, यहाँ पे कभी आपने प्रोटेस्ट देखे ऐसे? ये सब प्रोमोट किया गया है। आज के दौर में इवन एक कंस्पायरेसी थ्योरी है कि ये हमास वाला काम भी अमेरिका ने करवाया है। कोइंसिडेंस देखें कि सारा हमास का लीडरशिप कतर में बैठा है और अमेरिका वहाँ पे इतने फौजी लेके बैठा है। वहाँ से हो रहा है, उस पर मैं आगे आ रहा हूँ कतर वाले मामले पे। लेकिन ये देखें आप कि 2000 जब फ़लस्तीन से एग्रीमेंट हो गए, यासिर अरफात से हो गए, जॉर्डन से हो गए, इजिप्ट से हो गए, सबसे हो गए, 2006 में हमास को कैसे गज़ा में स्ट्रॉन्ग होने दिया। 2006 से आज 2023 तक 17 साल हमास वहाँ पे टनलें बनाती रही,
स्ट्रॉन्ग होती रही। क्या अमेरिका सो रहा था? अमेरिका को नहीं पता था। तो ये कॉन्स्पायरेसी थ्योरी ये है कि इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है इन सब चीज़ों को। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका, इंडिया, बांग्लादेश, जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनके पीछे लगा हुआ है। अजीज़ दोस्तों, डेमोक्रेसी बांग्लादेश में बहुत ख़तरे में पड़ गई है बकौल अमेरिका की, और एक प्लानिंग के तहत शेख हसीना वाजिद की सरकार को हटाने की कोशिश हो रही है। इसके बाद मोदी सरकार को हटाने की। ये दोनों सरकारों के खिलाफ अमेरिका पूरी एक कैंपेन लेके चल पड़ा है। डेमोक्रेसी ओपोजिशन पे अटैक कर रही है शेख हसीना वाजिद। पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान तो इमरान खान ने उसकी पूरी पार्टी को अंदर कर दिया। पाकिस्तान में तो कहीं डेमोक्रेसी है ही नहीं, हर चीज़ आर्मी कर रही है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान और केपीके में कत्लेआम हो रहा है आर्मी की तरफ से। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। अरबियन गल्फ में तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं, ह्यूमन राइट्स है ही नहीं। लेकिन टारगेट बांग्लादेश और इंडिया। बांग्लादेश के हिसाब किताब पे हम शुरू करते हैं तो अमेरिका बांग्लादेश में 2024 जनवरी के इलेक्शन को शेख हसीना वाजिद के लिए मुश्किल बना रहा है, और कोशिश हो रही है कि शेख हसीना वाजिद हार जाएं, और उसके लिए पूरी कोशिश हो रही है। टाइम्स मैगज़ीन ने शेख हसीना वाजिद को अपने फ्रंट कवर पे जगह दी है और कहा है कि वो बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को ख़त्म कर रही है। ऐसा ही टाइम मैगज़ीन ने 2019 में भारत के इलेक्शन के वक्त नरेंद्र मोदी जी के लिए निकाला था, कवर पे मोदी जी की पिक्चर लगा के, इंडियाज़ डिवाइडर इन चीफ। और अब शेख हसीना वाजिद के लिए यूएस गवर्नमेंट है ना, उसने अपने पूरे मीडिया को लगा दिया है और कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ ये सब चीज़ें करो। और ये कैंपेन जो शुरू हुई है ना, वो बांग्लादेश में अमेरिकन एम्बेसडर पीटर हास अवामी लीग से डायरेक्ट मीटिंग हुई और ओपोजिशन बांग्लादेश नेशनल पार्टी से हुई। और इनसे मुलाकातों में अमेरिकन एम्बेसडर ने बांग्लादेश की ओपोजिशन पार्टी बेगम खालिदा ज़िया की, अब जनरल ज़िया की बीवी है ये, जनरल ज़ियाउर रहमान बांग्लादेश का आर्मी डिक्टेटर था और उसके कनेक्शंस पाकिस्तान की आर्मी से थे, क्योंकि 71 से पहले वो आर्मी में था, तो उसके कनेक्शन पाकिस्तान आर्मी से। उसके मरने के बाद उसकी बीवी ने टेक ओवर किया, तो उस वक्त हम पाकिस्तान में कहते थे कि बांग्लादेश में तो आईएसआई की हुकूमत है। तो इसने कहा है अमेरिका के एम्बेसडर ने कि ओपोजिशन पार्टी को स्पेस नहीं दिया जा रहा और इनके साथ ज़्यादती हो रही है। और ये बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर काजी हबीबुल्ला अव्वल से भी मीटिंग की। एक अमेरिकन एम्बेसडर एक आज़ाद कंट्री के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से क्यों मिलेगा? 28 अक्टूबर को बांग्लादेश नेशनल पार्टी की ओपोजिशन पार्टी ने अमेरिकन एम्बेसडर से मीटिंग के बाद 28 अक्टूबर को प्रोटेस्ट किया हसीना वाजिद के खिलाफ, और उसमें पुलिस के साथ मार कुटाई की और पुलिस के साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से कई लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। और कल्चर ऑफ वायोलेंस इंट्रोड्यूस कराई गई। चीफ जस्टिस के घर पे हमला होता है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी के एक्टिविस्ट मिल के तबाही फैला रहे हैं बांग्लादेश में। लेकिन अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट कहता है कि पॉलिटिकल वायोलेंस ढाका में जो है उसको हम कंडेम करते हैं और हम सबको कहते हैं कि खामोश रहो, और अब हम उन सरकारी कर्मचारियों को वीज़ा नहीं देंगे जो इसमें मुलविस थे, सरकारी कर्मचारी। इस साल मई में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने एक नया वीज़ा पॉलिसी
इंट्रोड्यूस कराई थी, जिसमें बांग्लादेश की सरकार के वो लोग जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अंडरमाइन कर रहे हैं, उनके लिए वीज़ा मुश्किल कर दिया। ये बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ डायरेक्ट अटैक है। 24 मई इस साल ब्लिंकन ने कहा था कि आज मैंने एक नई वीज़ा पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई है, जिसमें इवन फैमिली मेंबर्स जो कि बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ख़राब कर रहे हैं, उनके खिलाफ वो किया गया है। तो अजीज़ दोस्तों, एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेफर नहीं करते, हम जेन्युइन डेमोक्रेसी चाहते हैं, यानी जो सऊदी अरब में है, जो पाकिस्तान में, ऐसी डेमोक्रेसी चाहते हैं। मिलर ने यह भी कहा था कि अमेरिका सेविंग डेमोक्रेसी के नाम पे इन्वेस्टमेंट को भी कंट्रोल में करेगा, क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी बूमिंग है, बांग्लादेश की सरकार सेक्युलर है। जहाँ इस्लामिक रिपब्लिक से वहाँ पे अमेरिका को कोई मसला नहीं है, सेक्युलर सरकारों से मसला है। फरवरी इस साल अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के डायरेक्ट को चौलेट ने विजिट किया बांग्लादेश में, और उन्होंने वार्निंग दी कि हम स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसीज के साथ पार्टनरशिप करते हैं, और जो कमज़ोर डेमोक्रेसी होती हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं। अमेरिका की कोऑपरेशन लिमिट हो जाएगी अगर कमज़ोर डेमोक्रेसी होगी। दिसंबर 2022 में अमेरिका के एम्बेसडर बांग्लादेश में जो पीटर हास है, उसने एक पॉलिटिकल इवेंट अटेंड किया, और उसमें उसने कहा कि फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट कर रही है। ये अमेरिका का एम्बेसडर कह रहा है। इसको हक क्या है? और अगर हक है तो बलूचिस्तान में जो हज़ारों फोर्स्ड डिसअपियरेंस हुई हैं, कराची में हुई हैं, कोयटा में हुई हैं, पेशावर में हुई हैं, उनको कोई नहीं वो कर रहा। ये अमेरिका का, क्योंकि बांग्लादेश में ये चाह रहे हैं कि अब इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट आए, इनको नए से नए फ्रंट खोलने हैं। आप ये देखें कि पैलेस्टाइन इजराइल इशू पे बांग्लादेश खामोश बैठा है। ये चाहते हैं कि एक्सट्रीमिज़म आए। ये अमेरिका के एम्बेसडर ढाका में ओपोजिशन पार्टी की इवन फैमिली से भी मिले, और बीएनपी लीडर साजिदुल इस्लाम के घर पे भी गए। दिसंबर 2021 में अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने सैंक्शंस लगाई बलूचिस्तान की पुलिस की एंटी टेरर यूनिट पे कि ये ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ करते हैं। पाकिस्तान की आर्मी जो ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ करती है उसको नहीं कर रहे। तो ये मुसलसल बांग्लादेश को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, और डेमोक्रेसी बांग्लादेश में स्ट्रॉन्ग करने की बात हो रही है। बांग्लादेश की डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग है। बांग्लादेश की डेमोक्रेसी का मसला ये है कि जिस तरह मोदी जी वहाँ पे इंडिया में इलेक्शन जीत जाते हैं तो डेमोक्रेसी कमज़ोर हो जाती है। हालांकि डेमोक्रेसी ये कि जो जिसको ज़्यादा वोट पड़ेगा वो जीतेगा। तो उनके लिए अब हसीना वाजिद भी की विक्ट्री, डेमोक्रेसी खतरे में है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने की सरकार ने हसीना वाजिद से कहा कि आप ओपोजिशन पार्टियों से मिल के बैठ के बात करें। तो हसीना वाजिद ने उस पर यह कहा कि अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बैठ के अपने मसले हल कर लेंगे, उस दिन हम भी सोचेंगे कि हम भी अपनी ओपोजिशन पार्टियों से मिल के बैठ के बात करें। ये अमेरिका को रवैया पसंद नहीं है। हसीना वाजिद ने कहा, साफ अल्फाज में कहा कि नो डायलॉग विद किलर्स, दिस इज बांग्लादेश। इस मुल्क के लोग कातिलों से डायलॉग करना नहीं चाहते। बलूचिस्तान बांग्लादेश नेशनल पार्टी एक टेररिस्ट पार्टी है, और टेररिस्ट पार्टी से सख्ती से ही निपटा जाता है। हसीना वाजिद ने इस साल अप्रैल में यह भी कहा कि अमेरिका हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी ख़त्म करना चाहती है और एक ऐसी सरकार को लाना चाहती है जो इनके इशारे पे चले। तो ये अब इस पे मेरे पास और भी लंबी चौड़ी बांग्लादेश के हवाले से हैं।
इसी तरह 2024 में इंडिया में भी इलेक्शन है और इंडिया में भी फॉरेन इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे कि कनाडा, कतर, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, जर्मनी और अमेरिका के समेत कई और कंट्रीज़ जो हैं, जो भारत में इस वक्त मोदी हटाओ मूवमेंट के लिए फंडिंग भी कर रहे हैं और पूरी एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसकी मिसाल भारत जोड़ो यात्रा और इस टाइप की चीज़ें हैं। हसीना वाजिद को वार्निंगें देना मोदी सरकार के खिलाफ खुल के, क्योंकि आफ्टर ऑल इंडिया इज़ नॉट बांग्लादेश, तो खुल के इतना ज़्यादा वो नहीं कर रहे, लेकिन अंडरमाइनिंग हो रही है। अमेरिका का पूरा थिंक टैंक, अमेरिका का पूरा इकोसिस्टम इसके खिलाफ चल पड़ा है। अब अजीज़ दोस्तों, ये देखें कि हमास के लीडर ने ये कहा है, गाजी अहमद ने, कि 7 अक्टूबर का जो इजराइल पर हमला था वो बार बार होगा और हम ये करते रहेंगे जब तक इजराइल ख़त्म नहीं होता। कहाँ से बैठ के कर रहा है? कतर में। कतर अमेरिका का धूम छल्ला है। कतर में अमेरिका ने एक रिवॉल्यूशन लाया था। देखें, कतर है ना, ये ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया था 1868 में। 1916 में ब्रिटिश ने डायरेक्ट उसको अपना कंट्रोल में ले लिया। अब क्या था कि लॉरेंस ऑफ अरेबिया के ज़रिए सऊदी अरब को तो इन्होंने कंट्रोल में नहीं लिया, क्योंकि मक्का मदीना को लेके इनकी पूरी दुनिया के मुसलमान कंट्रीज़ ब्रिटिश कॉलोनीज़ थे, तो सऊदी अरब को कंट्रोल में लेके ये मुश्किल नहीं बढ़ा सकते थे, क्योंकि मक्का मदीना उधर है। तो उधर उन्होंने लॉरेंस ऑफ अरेबिया के ज़रिए एक मूवमेंट चलाई और आज़ाद छोटी छोटी रियासतें थी, नजद, हज्जाज, ये वगैरह, उनको मिला के एक सरकार बना दी आज़ाद। लेकिन आप देखें सऊदी अरब के नक्शे में चारों तरफ कतर, कुवैत, बहरीन, यूनाइटेड अरब इमारात, ओमान, सब ब्रिटिश कंट्रोल में, इराक, इज़राइल, फ़लस्तीन, ये सब। अब आप ये देखें कि ब्रिटिश पॉलिसी फर्स्ट वर्ल्ड वार से अमेरिका के साथ जुड़ी हुई है और ब्रिटिश और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल मिल के चलती है। तो ये जो भी ब्रिटिश के फैसले होते थे वो अमेरिका की बैकिंग से होते थे। तो सऊदी अरब को तो आज़ाद कर दिया, इन लोगों को आज़ाद नहीं किया। सऊदी अरब 1965 में बना था, किंगडम ऑफ सऊदी अरब, लेकिन इन लोगों को आज़ाद नहीं किया। कतर को इन्होंने आज़ादी दी 1961 में और 1971 में। इमारात को भी 1971 में आज़ादी मिली, कुवैत को शायद 1962 में मिली, लेकिन वहाँ पे छोटी छोटी किंगडम बनाई और उनको अपने कंट्रोल में रखा। अब आप ये देखें कि कतर में हम्माद बिन खलीफा बिन हम्माद बिन अब्दुल्ला अल थानी अमीर था। अमेरिका के कतर के हवाले से जो डिज़ाइनिंग थी वो पूरी नहीं हो रही थी, तो उसके बेटे खलीफा बिन हम्माद अल थानी है ना, उसके ज़रिए कू कराया और वो बेचारा बाहर गया हुआ था। उसके बेटे ने ऐलान कर दिया कि आज से मैं अमीर कतर हूँ, और बाप को बोला कि अज़ाइलम ले लो बाहर बैठ के। तो बाप बेचारा फिर वापस नहीं आ सका। आज जो कतर का अमीर है वो तमीम बिन हम्माद बिन खलीफा, वो उसका हम्माद का बेटा है जिसने अपने बाप को डिफोर्स कराया था। ये जो तमीम है ये अमेरिका के इशारे पे चीज़ें कर रहा है। कैसे अल जज़ीरा वहाँ से ऑपरेट कर रहा है। आप यकीन माने कि अल जज़ीरा की वजह से अरब लीग के ताल्लुकात कतर से ख़राब हुए। 2017 में उसको फारिग कर दिया गया कतर को अरब लीग से। सऊदी अरब, कुवैत वगैरह ने अपने एम्बेसडर वापस बुला लिए, बिल्कुल ताल्लुकात ख़त्म हो गए। ट्रंप ने फिर इनका मेडिएशन कराया और ट्रंप ने कतर की और सऊदी अरब के वापस ताल्लुकात शुरू कराने में ट्रंप का बड़ा किरदार रहा। ट्रंप खुद चल के गया था और इन लोगों से मिला और ये सब चीज़ें की। लेकिन आज कतर में
हमास नामी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, पूरे गज़ा को तबाह कर रहे हो आप। आसान हल है आपके तो कतर के अंदर पता है दुनिया में अमेरिका का सबसे बड़ा जो अड्डा है वो कतर में है। 10,000 फौजी हर वक्त कतर में जो अड्डा दिया गया है अमेरिका को, वो 10,000 से ज़्यादा फौजी उधर हर वक्त होते हैं और एक से एक फाइटर जेट और सारी चीज़ें मौजूद हैं। दोहा इंटरनेशनल एयरबेस अमेरिका के हवाले कर दिया गया, जिसको अब कैंप स्नूपी के नाम से किया जाता है। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी होते थे रॉबर्ट गेट्स, वो मई 2017 में हम गए थे कतर, और तालिबान, अल कायदा, हमास सब कतर में मौजूद थे। आप मुझे ये बताएं, पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका टेररिस्ट ढूंढ रहा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, सीरिया, सारे कतर में बैठी है टॉप लीडरशिप। भाई अल कायदा को ख़त्म करने का अमेरिका से पूछा गया कि अल कायदा कब ख़त्म होगी, तो उन्होंने कहा शायद कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन उसामा बिन लादेन के जहाँ मरने के बाद अल कायदा का पावर ख़त्म हो जाएगी। यानी लीडर इज़ इम्पोर्टेंट। हमास की तो टॉप लीडरशिप कतर में बैठी है। क्या अमेरिका, मतलब मजाक नहीं लगता आपको? क्या ये मजाक नहीं लगता कि ये अमेरिका के आशीर्वाद से सब चीज़ें नहीं हो रही? क्योंकि जब हमास की टॉप लीडरशिप कतर में बैठ के होस्टेजेस की बात कर रही है, ये कह रहे हैं कि हम इसराइल पे बार बार हमला करेंगे, तो फिर अमेरिका वहाँ पे 10,000 फौजी और इतना बड़े अड्डे लेके बैठा है। कतर की हैसियत क्या है? 3 लाख की आबादी है। कतर की आबादी 2.5 मिलियन है, इसमें कतर के सिटीजन 3 लाख हैं। 2.2 मिलियन बाहर के लोग हैं। मतलब अमेरिका के लिए क्या मुश्किल है कतर को कंट्रोल करना? लेकिन नहीं, जिस तरह पाकिस्तान है इस तरह कतर है अमेरिका के लिए, क्योंकि ये अमेरिका के इशारे पे गंदा खेल बढ़ाते हैं और फिर जब मर्जी आई तो इस्लाम के नाम पे आप अटैक भी कर सकते इधर उधर। तो ये जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म पूरी दुनिया में फैल रहा है। अब आप आज ये देखें कि ये जो फ़लस्तीनियों के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट की इंटेंसिटी है यूके में, जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में, स्पेन में, अमेरिका में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन वो इंटेंसिटी कंपेयर कर लें आप, क्योंकि अमेरिका ने यूरोप को भी बलि का बकरा बनाया हुआ है। और आज यूरोप में आप देख लें पूरा टेक ओवर हो चुका है। यूरोप अब बिल्कुल सिविल वार के दरवाजे पे खड़ा है और ये सब अमेरिका की पॉलिसीज हैं। ये सारा इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, इस्लामिक टेररिज्म का जो नेटवर्क है ना भाई, 9/11 आप सोच सकते हैं कि अमेरिका के इतने स्ट्रांग नेटवर्क से इतना बड़ा हमला हो जाए। 50,000 रॉकेट हमास जमा कर लेती है गजा में, जो चारों तरफ इसराइल से घिरा हुआ है। इसका जो समंदर का हिस्सा है गजा का, वो भी इसराइल ने ब्लॉकेट किया हुआ था। 50,000 रॉकेट, 500 किलोमीटर की टनलें, इतना ज्यादा एम्यूनेशन बना भी रही है और आ भी रहा है। क्या इसराइल को, अमेरिका को नहीं पता था? सारा खेल इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म का जो है वो डेफिनेटली अमेरिका ने फैलाया है। और ये सारी चीज़ें अमेरिका के जो पिट्ठू है भाई, एक नेटो का मेंबर क्रूसेड की बात करता है, तुर्की का प्रेसिडेंट अरदगान साफ कह रहा है कि क्रूसेड की तैयारी हो रही है। वो अब तक नेटो का मेंबर कैसे है? वो ऐसे है कि उसने अमेरिका के कहने पे ISIS बनवाई
और सीरिया, लीबिया, इराक में हमले में अमेरिका की मदद की। सीरिया में यजीदियों के साथ पूरी जेनोसाइड हुआ है। कोई दूसरा लफ्ज इधर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये जेनोसाइड था। किसके इशारे पे हो रहा था भाई? आईएसआईएस कर रही थी। कौन है आईएसआईएस? किसने बनाई? तो ये सारा खेल है जो अमेरिका ने अपनी वार मशीनरी को, वार इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए रचाया था। अजीज़ दोस्तों, मैंने इस पर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च की है और मेरे पास इसकी रिसर्च के हवाले से काफ़ी चीज़ें थीं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। एंड थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।